जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले हैं टाटा के वीडियो पर कि टाटा ग्रुप कितना बड़ा है, उसमें कैसे कैसे हायरची रही है, कौन कब सीईओ रहा है, उसका मैनेजर वगैरह जितने भी हैं सब कुछ देखेंगे। हम आज टाटा के बारे में सब कुछ जानेंगे, कितना बड़ा एम्पायर है टाटा का। तो यार ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीधे वीडियो पे जाएंगे, रिएक्ट करेंगे और आपको बताएंगे अपना रिएक्शन। हो सकता है मैं बीच में भी रिएक्ट देता हूँ और बाद में तो मैं पूरा क्लियरली बताऊँगा आपको कि मैंने क्या इससे सीखा, वीडियो से क्या सीखा मैंने और मेरे क्या ओपिनियंस हैं इसके बारे में। वैसे मेरे क्या, पूरे इंडियन जितने भी हिंदुस्तानी हैं सब का एक ही ओपिनियन है टाटा के बारे में और वो हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। मैं नहीं जानता कि इंडिया में कोई टाटा को हेट करता होगा। अगर कोई हेट करता है भाई तो तुम इंडियन नहीं हो, क्लियरली बोल रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ। अगर तुम टाटा को हेट करते हो तो तुम इंडियन नहीं हो। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सीधे चलेंगे हम वीडियो की तरफ। चलिए देखते हैं। टाटा केवल एक बिजनेस ग्रुप नहीं बल्कि देश के भरोसे का नाम है और आज हम बिल्कुल टाटा देश का ग्रुप की भरोसा अमेजिंग यार। सक्सेस जर्नी को ही शुरू से जानने वाले हैं। दरअसल यह सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी की कहानी नहीं बल्कि 200 सालों के एक ऐसे लेगेसी की कहानी है जिसने इंडियन बिजनेस का चेहरा बदल दिया। टाटा ग्रुप ने नेक्सॉन मेरे देश पास को भी वो है। सब कुछ दिया जिसकी देश को जरूरत थी। देश का पहला स्टील प्लांट, लग्जरी होटल, हाइड्रो पावर प्लांट, पहली एयरलाइंस, पहला कैंसर हॉस्पिटल और इसके अलावा भी बहुत कुछ। और दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है आजादी से लगभग 100 साल पहले, जब गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार रहता था, नुसरवानजी टाटा और उनकी वाइफ जीवनबाई। नुसरवानजी अपने गांव से मुंबई जाकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे। 1839 में जब उनके इकलौते बेटे कॉटन ट्रेडिंग में टेक्सटाइल बिजनेस, तो उनकी परवरिश और पढ़ाई पर भी उन्होंने काफी ध्यान दिया। वैसे तो जमशेद जी का बचपन नवसारी में ही गुजरा था, लेकिन 14 साल की उम्र में ही वह मुंबई आकर अपने पिता के बिजनेस में हेल्प करने लगे और एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन करते समय केवल 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी हीराबाई से हो गई, क्योंकि चाइल्ड मैरिज उस दौर में ग्रेजुएशन करते समय 16 साल में ग्रेजुएशन कर दी थी क्या? जब जमशेद जी 19 साल के थे और हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय अमेरिका कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश था और अंग्रेज ज्यादातर कॉटन अमेरिका से ही इम्पोर्ट किया करते थे। लेकिन उसी दौरान अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया और वहाँ से कॉटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसका असर यह हुआ कि इंडिया में कपास की डिमांड कई गुना बढ़ गई और जमशेद जी अपने पिता के साथ कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस में पूरी तरह उतर गए। उनके पिता बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी को काफी जरूरी मानते थे। बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी जरूरी है। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझने के लिए जमशेद जी को दुनिया के कई अलग अलग देशों में भेजा, जिसका नतीजा यह हुआ कि जमशेद जी ने यूरोप, जापान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में भी अपने ब्रांचेस शुरू कर दिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह ब्रांचेस बहुत जगह बनाई जहाज और टेलीफोन की शुरुआत नहीं हुई थी। और जब एक बार जमशेद जी बिजनेस एक्सपेंशन के सिलसिले में हांगकांग के दौरे पर थे, तब उनकी आंखें खुली। उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया हमसे काफी आगे है और देश को अगर दुनिया की बराबरी करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट पर हमें काफी ध्यान देने की जरूरत है। जमशेद जी एक देशभक्त इंसान थे। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस डेवलप करने का फैसला किया जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही लोगों को अच्छी शिक्षा और रोजगार भी दिलाए, और इसी सोच ने टाटा ग्रुप की बुनियाद रखी। साल 1868 21,000 रुपए कैपिटल के साथ जमशेद जी ने एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की और साथ ही मुंबई में एक पुराने ऑयल मिल को खरीदकर अलेक्जेंड्रा के नाम से कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिए। हालांकि इस मिल को 2 साल तक चलाने के बाद उन्होंने इसे अच्छे मुनाफे में बेच दिया और जो पैसे मिले उससे मुंबई पोर्ट से 800 किलोमीटर दूर नागपुर में इम्प्रेस मिल नाम से एक कॉटन मिल की शुरुआत की। लेकिन उनके इस चौंकाने वाले फैसले का सबने मजाक उड़ाया, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनका पूरा बिजनेस ही एक्सपोर्ट पर निर्भर था और मुंबई पोर्ट से 800 किलोमीटर दूर मिल लगाना किसी के समझ में नहीं आया। लेकिन जमशेद जी ने यह फैसला दुनिया घूमकर इकट्ठा किए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिया था। दरअसल नागपुर में कॉटन का प्रोडक्शन होता था, सस्ते में लेबर मौजूद थे और ट्रेन से मुंबई पोर्ट की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी थी और यही फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी नागपुर में प्लांट लगाने। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला और टाटा ग्रुप फेमस होने लगा। एक तरफ जहां अंग्रेजी हुकूमत हम भारतीयों को नौकर समझती थी और हमारे मजदूर दिन रात जानवरों की तरह काम करते थे, वहीं जमशेद जी ने एम्प्लॉइज वेलफेयर के बारे में सोचना शुरू किया और इम्प्रेस मिल कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस और ग्रेजुटी जैसी स्कीम्स की शुरुआत की। यहाँ तक कि फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के लिए नौकरी का समय 8 घंटे कर दिया गया, सुरक्षा के उपकरण लगाए गए और बिना सैलरी कटौती के छुट्टियों की शुरुआत भी जमशेद जी ने ही किया था। दोस्तों जमशेद जी के 4 ऐसे थे जिनके बिना देश की तरक्की पॉसिबल नहीं थी और उनके वो सपने थे एक आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके, एक वर्ल्ड क्लास होटल की शुरुआत, क्योंकि उन दिनों इंडियंस को यूरोपियन होटल्स में एंट्री नहीं मिलती थी, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल
इंस्टीट्यूट और एक ताज होटल भी है टाटा का। जिससे हमारी इंडस्ट्री अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, मुंबई का ताज होटल टाटा का ही है। पूरा करने के लिए उनके ओह, ये हायर की दोराबजी टाटा और सर रतन टाटा पूरे जी जान से उनके साथ लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे रतन टाटा सर के ग्रैंडफादर का नाम भी सर रतन टाटा ही था। साल 2003 में जमशेदजी का एक सपना हकीकत में तब बदला जब मुंबई के कोलाबा तट पर ताजमहल होटल खोला गया, जो देश का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। हालांकि बाकी बचे 3 सपनों के भी वो काफी करीब थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल 1904 में जर्मनी में उनकी डेथ हो गई। जमशेदजी टाटा के बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने का, और काफी मुश्किलों बाद साल 1907 में उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील यानी कि टिस्को की स्थापना की, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का जमशेदपुर, जिसे हम टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, उसे टिस्को एम्प्लॉइज के लिए साक्षी सिटी के नाम से दोराबजी ने ही बसाया था। दोस्तों, अब समय आ गया था जमशेदजी के बाकी बचे 2 सपनों को पूरा होने का, जिसे दोराबजी टाटा ने साल 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और 1911 में टाटा पावर की नींव रखकर पूरा कर दिया। दोराबजी को बिजनेस के अलावा गेम्स में भी काफी इंटरेस्ट था, और भारतीय खेलों को प्रमोट करने के लिए इंडियन ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। आगे चलकर जब भारतीय ओलंपिक संघ बनाया गया तो सर दोराबजी टाटा उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। दोराबजी टाटा की शादी मेहर बाई से हुई थी, जो फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जे भाभा की रिलेटिव थी। लेकिन दुर्भाग्य से दोराबजी की कोई संतान नहीं हुई, और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट बनाकर चैरिटी के लिए दान कर दी, जिसे आज हम दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। उनकी वाइफ मेहर बाई की कैंसर से मौत हुई, जिसके बाद दोराबजी ने इस कैंसर में रिसर्च के लिए लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट भी शुरू किया, और 1 साल के भीतर ही 1932 में उनकी भी डेथ हो गई। दोस्तों, दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने डॉक्टर भाभा के एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम को भी काफी सपोर्ट किया था, और आज इंडिया के सभी वर्ल्ड क्लास टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने और उनके प्रमोशन में इस ट्रस्ट का मेजर रोल है। दोराबजी टाटा के छोटे भाई सर रतन टाटा का बिजनेस से ज्यादा सोशल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट था, और उन्होंने देश की आजादी के लिए गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी की भी आर्थिक रूप से मदद की थी। एक बार तो जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई फंड की कमी की वजह से रुक गई थी, तो सर रतन टाटा ने पैसे देकर फिर से शुरू कराया था, और इन्होंने भी अपनी पूरी संपत्ति परिवार को देने की बजाय एक ट्रस्ट बनाकर उसमें दान कर दिया, जिसे आज हम सर रतन टाटा कितनी बार जीते हुए। दोराबजी के बाद टाटा ग्रुप की कमान सर नौरोजी सकलतवाला को दी गई। दरअसल जमशेदजी टाटा उनके मामा थे, और उनके ड्रीम्स को पूरा करने में सकलतवाला ने दोराबजी टाटा के साथ मिलकर दिन रात कड़ी मेहनत की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप में नौरोजी सकलतवाला के कैरियर की शुरुआत मुंबई के स्वदेशी मिल से 50 रुपए महीने की सैलरी पर एक क्लर्क के रूप में हुई थी। सकलतवाला को कंपनी की कमान उस समय सौंपी गई जब दुनिया मंदी की चपेट में थी। उन्होंने कंपनी की ग्रोथ को बरकरार रखा, लेकिन साल 1938 में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के अगले और सबसे क्रांतिकारी लीडर जे.आर.डी. टाटा के बारे में, जिन्होंने टाटा ग्रुप को दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया। 50 सालों तक वह टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रहे, और $100 मिलियन और 15 कंपनीज के टाटा ग्रुप को $5 बिलियन और 95 कंपनीज का ग्रुप बना दिया। वह देश के इकलौते इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। असल में जे.आर.डी. जी के टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल उनके पिता रतन जी दादा भाई टाटा जमशेदजी टाटा के कजिन थे, और उनकी माँ सुजैन फ्रांस की रहने वाली थी, इसलिए उनका बचपन भी फ्रांस में ही बीता। और जब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उन्हें 1 साल आर्मी में काम करना पड़ा, तो उन्हें बड़ा मजा आया, और उसी नौकरी को वह आगे भी जारी रखना चाहते थे। लेकिन उनके पिता ने साल 1925 में उन्हें इंडिया भेज दिया। जे.आर.डी. टाटा इस उम्मीद से इंडिया आए कि घर की कंपनी है और किसी बड़े पोजीशन पर काम करने को मिलेगा, लेकिन टाटा ग्रुप में परिवारवाद की कोई जगह नहीं थी। उन्हें बिना सैलरी के एज अ अप्रेंटिस काम पर लगाया गया, और धीरे धीरे उनके अंदर भी देश प्रेम और समाज के लिए कुछ करने का वही भाव पैदा हुआ जिसकी शुरुआत जमशेदजी ने की थी। और साल 1938 में सिर्फ 34 साल की उम्र में टाटा ग्रुप की कमान उनके हाथ में आ गई। जे.आर.डी. टाटा की जिंदगी रोमांच से भरी हुई थी। वो कहते थे कि जिंदगी को थोड़ा खतरनाक ढंग से जीना चाहिए। उन्होंने फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग ली, और 1929 में उनको इंडिया का पहला कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला। 1932 में जे.आर.डी. ने टाटा एयरलाइन की स्थापना की, जिसे 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत अपने कंट्रोल में लेकर एयर इंडिया का नाम दे दिया। इस तरह सरकार ने उनकी सबसे पसंदीदा चीज उनसे छीन ली थी। हालांकि ये गलत किया था उन्होंने, पर अब तो भले ही मिल गए, टाटा सन्स को मिल गए वापस बने रहे, और साथ ही टाटा ग्रुप के बिजनेस का विस्तार भी अलग अलग सेक्टर्स में करना शुरू कर दिए। 1939 में टाटा केमिकल्स की शुरुआत हुई, जिसके तहत शुरू किया गया टाटा नमक आज देश के नमक के रूप में जाना जाता है। 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, 1941 में मुंबई में शुरू किया गया
बनाया एशिया का पहला टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, 1945 में टाटा मोटर्स, 1954 में वोल्टास, 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और साल 1987 में टाइटन इंडस्ट्रीज की शुरुआत उनके कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं। और इस तेजी से बढ़ते एम्पायर की सबसे बड़ी वजह टाटा के एम्प्लॉइज थे। ढेर सारे ऐसे किस्से हैं जो बताते हैं कि जेआरडी टाटा अपने कर्मचारियों का कितना ख्याल रखते थे और जमशेद जी ने एम्प्लॉइज वेलफेयर के लिए जो स्कीम शुरू किए थे उसे उन्होंने टाटा ग्रुप की सभी कंपनीज में लागू किए। 1991 यह भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का साल था और गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज के लिए इंडियन मार्केट को ओपन कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि कंपटीशन की वजह से टाटा ग्रुप मुश्किल दौर से गुजरने लगा और कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। फिर रतन टाटा सर टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनाए गए और बागडोर संभालते ही सबसे पहले उन्होंने टाटा के कोर बिजनेसेस पर ध्यान देकर उसे मजबूत किया और फिर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया। साल 2000 में टेटली, 2007 में कोरस ग्रुप, 2008 में जगुआर और लैंड रोवर का एक्विजिशन कर उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। बिजनेस में अपना झंडा गाड़ने के साथ ही उन्होंने टाटा परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टाटा ट्रस्ट का निर्माण किया, जो आज देश की लार्जेस्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। 2012 एक सिलेक्शन कमेटी के जरिए साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का अगला चेयरमैन बनाया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रतन टाटा सर के सौतेले भाई नोवेल टाटा की शादी साइरस मिस्त्री की बहन से हुई थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो रतन सर और साइरस मिस्त्री में जीजा और साले का रिश्ता था। हालांकि टाटा का मैनेजमेंट बोर्ड साइरस मिस्त्री के कामकाज से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए रतन टाटा सर कंपनी के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और साल 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। उसके बाद 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिन्होंने 30 सालों तक टीसीएस में काम किया था और आज भी टाटा ग्रुप उनके लीडरशिप में ही तेजी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, टाटा ग्रुप के कुछ आंकड़ों को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज टाटा ग्रुप के पास 100 से भी ज्यादा कंपनीज हैं, जिनका कुल मार्केट कैप 311 बिलियन डॉलर यानी कि 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 5000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनीज में टाटा ग्रुप की 29 कंपनीज हैं, जो बीएससी के कुल मार्केट कैप का 9% होल्ड करती हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में टाटा के ऑफिसेज हैं और टाटा के कुल रेवेन्यू का 67% हिस्सा इंडिया के बाहर से आता है। और यही नहीं, टाटा ग्रुप इंडियन आर्मी और रेलवेज के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉयर भी है, जिसने 9,35,000 लोगों को रोजगार दे रखा है। और अगर इंडिया के जीडीपी की बात करें तो देश की कुल जीडीपी का 4% हिस्सा टाटा ग्रुप से आता है, जबकि देश के टोटल टैक्स कलेक्शन का 2.25% हिस्सा यानी कि लगभग 50,000 करोड़ टाटा ग्रुप अकेले देता है। दोस्तों, टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज का ओनर टाटा सन्स है, जिनके ज्यादातर शेयर्स ट्रस्ट के पास हैं। जहां एक तरफ प्राइवेट कंपनीज कमाने के बाद कुछ रकम दान करती है, वहीं टाटा हमारे देश की ऐसी कंपनी है जो दान करने के लिए कमाती है। टाटा ऐसी कंपनी है जिसने अपनी तिजोरी भरने से ज्यादा देश को संपन्न बनाने और एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए काम किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि टाटा ग्रुप की विरासत और फैमिली हिस्ट्री के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आगे के वीडियोस में हम टाटा ग्रुप की कंपनीज और बिजनेस एम्पायर के बारे में और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। थैंक्स भाई साहब, क्या ही बोले। वो एक कहावत है ना, जूता बाटा का और लोहा टाटा का। और अगर आप इंडिया में हो और आप टाटा को नहीं जानते और टाटा को दिल से नहीं मानते तो आप इंडियन नहीं हो, ये बात भी है। और रही बात इस वीडियो की, तो इस वीडियो से यार मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली, काफ़ी ज़्यादा। मैं नहीं जानता था टाटा के बारे में, और जिस हिसाब से इस वीडियो में बताया गया है और जो कि हिस्ट्री रही है, तो मुझे लगता है कि जेआरडी टाटा से पहले जितने भी चेयरमैन थे उन्होंने टाटा की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया। और उसके बाद जब फाउंडेशन एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, तो उसके बाद छत से भी ऊपर कितनी भी मंजिलें बढ़ाने में जेआरडी टाटा जी ने और रतन टाटा सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर 1953 में भारत सरकार ने एयर इंडिया को अपने में नहीं लिया होता और टाटा के पास ही छोड़ दिया होता, तो मैं ये मानता हूँ कि आज जो दुबई के एमिराट्स वाली जो फ्लाइंग पैसेंजर वाली जो जितनी भी हैं, तो उससे तो ज़्यादा ही तगड़ी बन जाती टाटा की। तो यार, टाटा का ये सीन है कि टाटा के बिना भारत अधूरा है। जैसे कि हमने अभी देखा वीडियो में कि उन्होंने बोला कि 10% बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 10% टाटा होल्ड करता है। अगर टाटा वहाँ से हट जाएगा, अगर टाटा बीएससी से हट जाएगा तो 10% बीएससी डाउन हो जाएगा। आप सोचो, अगर बीएससी की वैल्यू अभी 60,000 चल रही है तो सीधा 10% 6,000 नीचे हो जाएगा। और 6,000 नीचे हो जाना ना, कई लोगों की कंपनियाँ डूब जाएंगी एक झटके में। तो ये बात है।
मेन। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसा लगा आपको ये रिएक्शन वीडियो? आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आप टाटा को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा यार। और ओरिजिनल वीडियो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उनको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें भी सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है। बाकी आपके ओपिनियंस, हमारा कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप अपने ओपिनियंस वहाँ दे सकते हो। तो इसी के साथ यार विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।